साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, कल के सेशन में हमने बात करी थी न्यायपालिका से संबंधित जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर। आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर, यानी कुल मिलाकर आयोग जो है उसको लेकर अब से कंटिन्यू अपन बात करेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग है, लोकपाल का नाम आपने सुना होगा, इनके अलावा सीवीसी का नाम सुना होगा, आरपीएससी का नाम सुना होगा, यूपीएससी का नाम, जो जो अपने सिलेबस में आयोग है। कुछ संवैधानिक है जिनका संविधान में उल्लेख है, कुछ जो है गैर संवैधानिक है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, कुछ के लिए संसद ने विधि बनाई है, लेकिन कुछ जो है वो मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा गठित किए गए हैं, जैसे नीति आयोग वगैरह। तो चलिए आज अपन पहली बात करते हैं। चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव में है निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होता है, राजनीतिक दलों की क्या स्थिति होती है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उसको लेकर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। देखिए हेडिंग लगाइए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्या हेडिंग लगाएंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। हेडिंग लगाइएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। नाम तो सुना होगा आपने, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य में है, और राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं का क्या करवाना? चुनाव करवाना। और अपन बात कर रहे हैं किसकी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। हेडिंग लगाइए केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो सबसे पहले तो बात करें कौन से भाग की? भाग 15। और अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, वो अनुच्छेद है 324 से लगाकर 329। कहां से कहां तक है? 324 से लगाकर 329। क्वेश्चन करेंगे भाई, कल परसों में प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? गठन ध्यान रखना है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसका क्या होता है? गठन। और 2011 से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा जानना। कब से मनाने की शुरुआत हुई है? 2011 से। अतः अपन कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग, अतः केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, क्योंकि इसका संविधान में क्या है? उल्लेख है, एक संवैधानिक स्थायी, मतलब वित्त आयोग की तरफ प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंगिया समाप्त नहीं होता है। स्थायी परामर्शदात्री या सलाहकारी कह सकते हैं, परामर्शदात्री व अर्धन्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक का मतलब होता है कि किसी मामले की जांच कर सकता है लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं होगा। लिखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। किसकी बात करेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लेकर। जल्दी से लिखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है भाई। संवैधानिक क्योंकि संविधान में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और 2011 से प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की क्या होती है? शुरुआत हुई थी। जल्दी से लिखिएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसमें क्यों विवाद है इनके सदस्यों की नियुक्ति को लेकर, उसको लेकर भी अपन बात करेंगे।
नोट कर लिया सभी ने। अर्ध न्यायिक, देखिए दो शब्द है, एक अच्छा प्रश्न है, एक तो होता है न्यायिक, एक तो शब्द कौन सा होता है न्यायिक, और एक शब्द लिखा मैंने अर्ध न्यायिक। न्यायिक और अर्ध न्यायिक में अंतर क्या है? न्यायिक का मतलब होता है किसी मामले की जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं, वो तो कैसी संस्था हो गई? न्यायिक। लेकिन ये किसी मामले की जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं होता है, तो ये कैसा निकाय हो गया है? अर्ध न्यायिक। कि दो राजनीतिक दलों के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद है, दो राजनीतिक दलों के मध्य चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद है, तो ऐसे मामले की सुनवाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे अपन अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं। न्यायिक नहीं है, न्यायिक का मतलब होता है जो सजा भी दे, ये जांच कर सकते हैं, पक्ष जान सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं होता। ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है उसको ईडी बोलते हैं। देखो सीनियरिटी, जजेज की सीनियरिटी जो है वो डेट से नहीं है, जजेज की सीनियरिटी जो है उसकी आयु से है, और बाकी नौकरी में जो सीनियरिटी मिलती है वो आपकी सेवा से मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीनियरिटी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हमेशा सीनियरिटी के अकॉर्डिंग बनेगा, वरिष्ठ बनेगा, लेकिन वरिष्ठ किस में? आयु में जो वरिष्ठ होगा वही बनेगा। निकाय आयोग एक ही है लगभग, है ना? वापस से सुनना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 है। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 25 जनवरी की शुरुआत मतदाता दिवस के रूप में कब से होती है? 2011 से। अतः अपन कह सकते हैं बिल्कुल राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव को लेकर कोई विवाद है तो याचिका दायर होगी, बाकी राष्ट्रपति के किसी मामले को लेकर आपको उसके कार्य को लेकर न्यायालय में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लेकर क्या प्रावधान, देखिए 1950 से लगाकर 1989 तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, एक सदस्यीय आयोग था, यानी एक सदस्य हुआ करता था केंद्रीय निर्वाचन आयोग, एक सदस्य आयोग था। 1989 में राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी करके एक मुख्य व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी। निर्वाचन आयुक्त की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। लेकिन 1990 में राष्ट्रपति के आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद 1993 में जो है वो जाकर पुनः 3 सदस्य बना। 1993 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग पुनः 3 सदस्य बना। पुनः कैसा सदस्य बना? 3 सदस्य बना, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 कौन होते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त। 2 कौन होते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना। पहली बार यानी 1989 तक तो एक सदस्य था, 1989 में 1 + 2 = 3, 1990 में वापस से रद्द कर दिया, और 1993 से लेकर जो है वो अभी वर्तमान में 1 + 2 = 3। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर को लेकर क्या मामला है, देखिए उसको लेकर अभी बात करने वाले हैं। नियुक्ति को लेकर एक परिवर्तन अभी हाल ही में किया गया है। ये लिखिए कब से भारत में निर्वाचन आयोग, अभी वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक
अरे नहीं भी, डेट ऑफ पोस्टिंग की नहीं है, सीनियरिटी का मतलब होता है आयु को लेकर। जैसे ही 65 वर्ष की आयु होगी वैसी स्थिति में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पूरा हो गया है, बीच में आयोग शुरू कर दिए। अरे बीच में नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरा हो गया ना भैया, सुप्रीम कोर्ट पूरा हो गया। आज का टॉपिक जो है हेडिंग लगाई केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्या हेडिंग लगाएंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लिखेगा इसे 1 + 2 = 3। नोट कर लिया सभी ने? नियुक्ति की बात करेंगे, पहले लिए देखो थोड़ा सा ना, 124 से 147 तक। अरे भैया सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने ना, सुप्रीम कोर्ट के वही पढ़ने जो हमारे एग्जाम के लिए मत। बिल्कुल दिनेश गोस्वामी समिति भी पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए ना। तो ये वापस से रिपीट कर रहा हूं, 1950 से लगाकर 1989 तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था। 1989 में एक राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी। लेकिन 1990 में राष्ट्रपति ने इस आदेश को वापस ले लिया और 1993 में जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लेकर एक कानून संसद ने पारित किया। तब से केंद्र में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और तत्कालीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले व्यक्ति जो थे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे TN शेषन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन बन सकता है निर्वाचन आयुक्त। अभी आपसे पूछे केंद्र में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो कितने बताएंगे? 3 कौन कौन है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 कौन है? अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब बात करते हैं योग्यता, और योग्यता में अभी आपने देखा होगा 2 बने थे, क्या ध्यान रखना है? वरिष्ठ या अपन कह सकते हैं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी। वरिष्ठ या सेवानिवृत्त कैसे अधिकारी हैं? IAS अधिकारी है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, और अभी भी इस समिति में चेंज हुआ है, एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर जिसमें शामिल होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? तो नंबर 1 पे ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। 3 सदस्य होते हैं, एक तो कौन है? प्रधानमंत्री। दूसरे सदस्य जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्षी दल का कोई भी सदस्य। और तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र का कोई भी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। पहले इनके स्थान पर कौन हुआ करता था? तो पहले इनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री।
अभी अमित शाह जी को शामिल किया था प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैसा मंत्री, कैबिनेट मंत्री। सुनिए, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना। पहले इनके स्थान पर कौन हुआ करता था, तो पहले इनके स्थान पर जो व्यक्ति थे वो आपके थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल कर लिया गया। वैभव जी सुप्रीम कोर्ट को निर्णय तो करवाया ही नहीं, निर्णय कौन से नहीं करवाए भाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कौन से नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के हजारों लाखों निर्णय है, वो निर्णय थोड़ी पढ़ने हैं। सुप्रीम जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई भैया। 1978 जब होता है ना तो 1970 का दशक अब लिख सकते हैं, 1970 में लगभग इसकी शुरुआत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट पूरा करवा दिया है, थोड़ा सा पढ़िएगा उसको। सुप्रीम कोर्ट से साथ मैंने जनहित याचिका भी करवाई है, न्यायिक सक्रियता भी करवाया था, न्यायिक पुनरावलोकन भी करवाया था। सीएम को पद पर रहते गिरफ्तार किया नहीं किया जा सकता क्या, किसने कहा नहीं किया, किया जा सकता है। अभी केजरीवाल को डाला ही तो अंदर, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी डाला है। ये चेंज हुआ है यहां पर, है ना। आपकी कोई भी क्वेरी है ना उसको लेकर डालिए। हाँ, सरकार का मत ज्यादा है ना, 3 सदस्यीय में 2 तो सरकार के ही है, और 3 में से 2 जब सरकार के है इसका मतलब अपना आप ही हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट में सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने। अब सुनिए, अब ये चेंज हुआ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, 100% एग्जाम में प्रश्न हो सकता है ना। शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल, ये अच्छे से ध्यान रखना, कार्यकाल 1972 में प्रावधान किया कार्यकाल का, 1972 में प्रावधान किया गया, पहले प्रावधान था ही नहीं, प्रावधान किया गया 1972 में प्रावधान किया गया। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी क्या हो पहले हो, इनको यदि अपना त्यागपत्र देना है तो ये त्यागपत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को। इनको पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए क्या प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। नामित कैबिनेट मंत्री कोई भी हो सकता है। विपक्ष का नेता कौन था, विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी थे ना, विपक्षी दल के सदस्य। राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल राष्ट्रपति को लेकर इसके संबंध में कोई खुद की विवेकीय शक्ति नहीं है। वो सारी शक्ति जो है वो 3 सदस्य तय करेंगे, वही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देंगे। ये 1972 में प्रावधान किया भाई, ठीक है। समिति गड़बड़ी कर सकती है भाई, समिति गड़बड़ी कर सकती है नहीं कर सकती उसको लेकर। अरे 123 सारे अनुच्छेद नहीं लिखने, सुप्रीम कोर्ट के बाकी अनुच्छेद हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसलों से संबंधित है। 143 आपने उसमें से पढ़ा होगा। ये योग्यता सबकी एक जैसी है, वरिष्ठ या सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। शपथ राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 1972 में प्रावधान किया गया। त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए केंद्र में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, केंद्र में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, जल्दी से बताइए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे।
नोट कर लिया सभी ने? ये यहां पर चेंज वाला लिखना नहीं, वर्तमान में क्या है उसको लेकर लिखना है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यहां पर लिख रहा हूं प्रथम निर्वाचन आयुक्त। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में लिखना है कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। पहले सुकुमार सेन थे और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। दोनों लिख लीजिए। पहले सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार। नोट कर लिया सभी ने यहां तक? दो अभी बने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू। दो अभी बने, दो वर्तमान में अभी बने हैं। दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? एक तो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, अभी बने 10-15 दिन पहले, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इसको भी लिख सकते हैं। और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, या तो पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर उम्र कितनी हो जाए? 65 वर्ष। दो वर्तमान में लिख लीजिए, अभी अभी बने हैं, जिनमें एक का नाम क्या है? एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू। और ये दोनों अमित शाह जी के जो मंत्रालय हैं उसमें पहले अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और इनके बाद में जो है इन्हें निर्वाचन आयुक्त के रूप में क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अभी एक तो राजीव कुमार जी हो गए और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें क्या है? शामिल है। नोट कर लिया सभी ने? तो ये एक सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग को लेकर। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3 सदस्य। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। लिख लिया यहां तक सभी? अब इनके कार्य महत्वपूर्ण हैं, लिखिएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य? पहला कार्य देखिए, चुनाव करवाना। क्या करवाना?
चुनाव। किन किन के चुनाव करवाते हैं? देखिए किन के चुनाव करवाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और अलग से क्या ध्यान रखना है? पंचायती राज व नगरीय निकाय के चुनाव। नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव जो है, पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी इनके चुनाव कौन करवा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 243 के और कौन सा ध्यान रखना है? 243 जेड ए में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 243 के और 243 जेड ए। एक बार इसको लिखिए, फिर मैं वापस से समझा रहा हूं ना। लिख लिया एक बार। अनुच्छेद 134 में जिला न्यायालय से, अभी सामने वाला ही ले जाएगा ना भाई, विपक्ष ही ले जाएगा। सामने दो पक्ष होते हैं ना, दो में से सामने वाला ले जाएगा। वापस से सुनिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को लेकर क्या प्रावधान है? देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में यहां तक तो क्लियर है आपका। इनके बाद क्या लिखा है? वरिष्ठ या सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। इनके अलावा शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। 1972 में प्रावधान किया गया कि निर्वाचन आयोग जो है, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष और अन्य का ध्यान रख सकते हैं 6 वर्ष और कितने वर्ष हैं? 62 वर्ष हैं। त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को। पद से कौन हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन से हैं? 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने भारत के, 25वें राजीव कुमार। एक दो फैक्ट और लिख सकते हैं आप इसमें, एक दो बिंदु और लिखिएगा, लिख सकते हैं। प्रथम या फिर एकमात्र कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कार्यवाहक महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महिला मुख्य एक ही रही है अभी तक निर्वाचन आयुक्त, रमा देवी। ध्यान रख सकते हैं, रमा देवी। दूसरा बिंदु ध्यान रखना है, वे निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, वे निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति का
चुनाव लड़े टीएन शेषन, एकमात्र निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, टीएन शेषन। और राजस्थान के भी एकमात्र निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान से निर्वाचन आयुक्त अभी तक एकमात्र रहे हैं जिनका नाम है नागेंद्र सिंह। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचन आयुक्त रहने वाले कौन है? नागेंद्र सिंह। 243 ZA लिखा मेरे भाई, 2A नहीं लिखा है, ZA लिखा है। कौन सा लिखा है? ZA। देखिए ZA लिखा नहीं, ये 243 है। कहां पर देखा तुमने? 243 कौन सा लिखा है? ZA, 2A है ये, 2A नहीं है ये 243 K और 243 ZA लिखा है। चलिए इसको लिखिएगा आप, ये 3 बिंदु बहुत जोरदार हैं, अच्छे से लिखिए। प्रथम या एकमात्र कार्यवाहक महिला, गलत पेज पे लिखा है। अरे कोई बात नहीं, जहां मर्जी है वहां लिख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट पेज पे लिखवाना था, ये फैक्ट यहां लिख रहे हैं तो वहां कार्य एक साथ ही लिख लेना, कई जगह मिले वहां लिख लो। ये 3 बिंदु अलग से लिख लीजिए आप। पेज संख्या थोड़ी पूछी जाएगी एग्जाम में कि कौन से पेज पे लिखा है ना। कार्यवाहक या एकमात्र महिला जो रही उनका नाम है रमा देवी। वे निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे टीएन शेषन, और राजस्थान से एकमात्र रहे हैं नागेंद्र सिंह। डूंगरपुर से थे नागेंद्र सिंह। विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है? देखिए विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। जैसे संसद के 2 अंग नहीं पढ़े आपने, एक तो 2 सदन, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक वैसे ही है विधानसभा और विधान परिषद। नागेंद्र सिंह बीकानेर से नहीं थे भाई, नागेंद्र सिंह डूंगरपुर से थे। तुम्हारा दिमाग मत लगाओ मेरे भाई, जैसा है ना वैसे ही लिख लो। कार्य लिख लिए, ये 3 बिंदु लिख लिए आपने। अब आयोग है, इसमें समझने वाला कुछ ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। आयोग सीधे सीधे जो लिखे हैं वो उसको आपको याद करना है। चलिए पहला कार्य आपका हो चुका है, और पहला कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय के चुनाव तो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और बाकी चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। किन किन के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे हैं नागेंद्र सिंह डूंगरपुर, वही है नागेंद्र सिंह। इनको याद कैसे करें? देखिए याद करने का एक ही तरीका है कि याद कर लिया जाए। एक कार्य हुआ है चुनाव करवाना, दूसरा देखिए चुनाव के समय आचार संहिता, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना व उनका पालन करवाना, आचार संहिता का नाम सुना होगा, अभी लगी हुई है। एवं पालन करवाना, एवं क्या करवाना? पालन करवाना। दूसरा बिंदु ध्यान रखना, आचार संहिता की शुरुआत कब से हुई थी? तो ध्यान रखिए आचार संहिता की शुरुआत, आचार संहिता की शुरुआत 1960 से हुई, जबकि 1990 में इसे और अधिक व्यापक बनाया गया, इसे और अधिक व्यापक बनाया गया, व्यापक बनाया गया आचार संहिता। दूसरा, तीसरा कार्य देखिए, मतदाता सूचियों का क्या करवाना? प्रकाशन करवाना। नंबर 4 ध्यान रखना है राजनीतिक दलों, आगे अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व चुनाव चिन्हों का आवंटन करना,
चुनाव चिन्हों का क्या करना, आवंटन करना। कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अगला ध्यान रखना है, दो राजनीतिक दलों के मध्य, दो राजनीतिक दलों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, दो राजनीतिक दलों के मध्य यदि चुनाव चिन्ह को लेकर, विशेष रूप से यदि चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हो जाए, चुनाव चिन्ह को लेकर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, विवाद हो जाए तो सुनवाई करना। कौन करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी सुनवाई करना। आगे अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दल को लेकर, है ना। आचार संहिता भी देखा होगा आपने, आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने का मतलब है कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की अब ये नहीं, उद्घाटन नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी भाई, एक बार इसको लिखिए, मैं एक एक को वापस से बता रहा हूं। देखिएगा, चुनाव के समय आचार संहिता, आचार संहिता क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं। आचार संहिता का मतलब होता है कि अब सरकार के पास में जो पावर है, क्या घोषणा करने की, शिलान्यास करने की, योजनाओं को लॉन्चिंग की, किसी प्रकार के कानून बनाने की, वो नहीं रहेगी। अब सारी मशीनरी जो है वो सरकार के सिस्टम के अधीन नहीं रहकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। सरकारी गाड़ियां, सरकारी अधिकारी, ये सब के सब जो है अब सरकार के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे, वो सब अब जो है निर्वाचन आयोग। अब मान लीजिए किसी भी प्रकार की घोषणा करनी है तो घोषणा नहीं होगी अब जब तक वो आचार संहिता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी की योजनाओं की बड़ी बड़ी जो पोस्टर या किसी भी माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था, अब नहीं किया जाएगा। अब पार्टी फंड से पैसा खर्च होगा, चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा जाएगा कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ये किया जा सकता है। बाकी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की योजनाओं की घोषणा या फिर ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। ये आचार संहिता जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और 1990 में इसे और अधिक क्या बनाया गया, व्यापक बनाएगा।
आचार संहिता की घोषणा कब होती है? जब से निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर देता है, और चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग जाती है। और वो कब तक प्रभावी रहती है? वो जब तक आपके मतगणना नहीं हो जाती है तब तक। अभी आपने देखा होगा कि अधिसूचना जो है चुनाव को लेकर घोषित हुई कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसी दिन आचार संहिता लग जाती है। और आचार संहिता कब खत्म होगी? जब 4 जून 2024 को अपने जो लोकसभा है 18वीं, इसके चुनाव की मतगणना होगी। कोई दिन फिक्स नहीं है, कितने दिन आचार संहिता होती है कोई फिक्स नहीं है। चुनाव की घोषणा से चुनाव के परिणाम तक की जो है उसको आचार संहिता। जैसे चुनाव की घोषणा जिस डेट को हुई थी और 4 जून 2024 तक जब तक सारे के सारे लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, मतों की काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक आचार संहिता लागू रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अखबार में आए दिन बड़े बड़े पेज आ रहे हैं, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? देखिए, सरकार की ओर से पेज नहीं है, ये पार्टी की ओर से पेज है। इससे पहले जो पेज थे वो सरकार का एक मंत्रालय होता है, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। उन मंत्रालय के द्वारा ही सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जाता है। लेकिन अब वो मंत्रालय अपनी ओर से 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। अब पार्टी फंड से पैसा क्या करना होगा? खर्च करना होगा। किसकी ओर से खर्च करना होगा? पार्टी फंड की ओर से खर्च करना रहेगा। बात कुछ समझ में आई आचार संहिता की? मतदाता सूचियों का क्या करवाना? प्रकाशन करवाना। आदर्श शब्द है ना, आदर्श, उच्च विचार के साथ आदर्श आचार संहिता। बाकी अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि आचार संहिता अलग है, आदर्श आचार संहिता अलग है, एक ही है। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। और अगला है 2 राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव चिन्ह को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए। जैसे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में नागौर से आरएलपी और एक गुजरात के राजनीतिक दल के बीच में बोतल के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हो गया था। यह सारा समाधान केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आचार संहिता, संहिता का मतलब होता है कानून। और चुनाव के समय के और जेड ए का मतलब क्या है? जनता को लुभावना नहीं कर सकते, बिल्कुल किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए, आचार संहिता बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आचार संहिता किन के लिए? हमारे ऊपर आचार संहिता को कोई प्रभाव नहीं। आचार संहिता किन के लिए है? राजनीतिक दलों और चुनाव में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए। आचार संहिता हमारे लिए नहीं है। आचार संहिता जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आचार संहिता उनके लिए है जो आपके राजनीतिक दल हैं उनके लिए। बताइए, आचार संहिता कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आचार संहिता वाली बात क्लियर हुई क्या? राजनीतिक दलों को क्या प्रदान करना? मान्यता। 3 प्रकार के राजनीतिक दल अपन पढ़ेंगे। पहला होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और तीसरा होता है पंजीकृत राजनीतिक दल। कितने प्रकार के दल होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और पंजीकृत राजनीतिक दल। के और जेड ए क्या? देखिए मेरे भाई, के और जेड ए क्या है थोड़ा सा बता देता हूं ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के लिए अनुच्छेद जोड़े गए 243 ए से लगाकर 243 ओ तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से ओ तक। फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय के लिए जोड़े गए 243 पी से लगाकर 243 जेड जी। जेड जी कैसे? पी से लगाकर जेड, फिर जेड पे खत्म हो गया तो जेड ए, फिर जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, इस प्रकार से कहां तक जोड़े गए? 243 जेड जी तक। मैंने जब संविधान के भाग लिखवाए थे उस समय सारी बातें क्लियर करी थी। क्लियर है? चलिए अब अगला कार्य। कितने कार्य हो गए थे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के? 5। छठा कार्य देखिएगा, नंबर 6 पे आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 103 या फिर अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 के तहत संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों के
निर्हरताओं के निर्धारण। निर्हरताओं का मतलब होता है अयोग्यता। निर्हरताओं का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। निर्हरताओं के निर्धारण के संबंध में राष्ट्रपति, आपने पढ़ा होगा जब कोई सांसद पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, इस टाइप का, राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या देना? परामर्श देना कि भाई कोई सांसद है वो पागल हो चुका है तो उनकी सदस्यता क्या करनी है? समाप्त करनी है। उसकी सदस्यता क्या करनी है? समाप्त करनी है। लेकिन समाप्त करेगा केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। लेकिन इसकी परामर्श कौन देगा? इसकी परामर्श केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 191, और कौन सा है आपका? अनुच्छेद 102। नंबर 7 पे आप ध्यान रख सकते हैं अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक 18 वर्ष की आयु के नागरिक को वयस्क मताधिकार का अधिकार होगा। वयस्क मताधिकार का क्या होगा? अधिकार होगा। लेकिन निम्न आधारों पर मतदान से वंचित किया जा सकता है। किन किन आधारों पर मतदान से वंचित किया जा सकता है? यह प्रश्न आरपीएससी के द्वारा 2-3 बार पूछा गया है। वंचित किया जा सकता है। कौन कौन सा आधार है? पहला है कि भारत का नागरिक न रहे। भारत का क्या नहीं रहे? नागरिक न रहे। दूसरा है मानसिक रूप से चित्त विकृत हो जाए, पागल हो जाए। मानसिक रूप से क्या हो जाए? चित्त विकृत। पागल व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। चित्त विकृत को अपन क्या बोलते हैं? पागल। और तीसरा है अवैध, भ्रष्ट, अपराध या फिर नैतिक आचरण का दोषी। नैतिक आचरण का दोषी जो व्यक्ति होता है उसको वोट से वंचित किया जा सकता है, भले ही उनकी उम्र 18 वर्ष है। भारत का नागरिक ही नहीं रहा है ऐसी स्थिति में जो है। ऐसे ही में बैच में 103 व 192। अरे मेरे भाई 103 के तहत तो उसका आधार जो है अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल। दोनों लिख लेता हूं। इसमें आपको लिखना है, इसमें दिया गया है आधार, और 103 और 192 में लिखना है निर्धारण। दोनों लिख लीजिए, निर्धारण। दोनों अनुच्छेद लिखिएगा। 102 और 191 में लिखा है आधार, किन आधारों पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और 103 और 192 में निर्धारण किन के द्वारा किया जाएगा? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। लेकिन परामर्श किन से लेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। किरण मीना जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, दोनों ही सही हैं। आधार पूछा है अनुच्छेद 102 और 191 के तहत निर्भरताओं के निर्धारण के संबंध में, तो अनुच्छेद 103 और 192 लिख सकते हैं। लोगों की चेकिंग नहीं होती आचार संहिता के समय। आचार संहिता के समय लोगों की चेकिंग नहीं होती है, लोगों की गाड़ियों की चेकिंग होती है कि कहीं धन जो है वो ब्लैक मनी इधर उधर तो नहीं हो रही है। 103 और 191 भी लिख सकते हैं, और 102 और 192 ये इसको भी लिख सकते हैं। कई राजनीतिक दलों की मान्यता में परिवर्तन हुए, बिल्कुल उसको भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा कैसे मिला, उसको लेकर भी बात करने वाले। थोड़ा सा सब्र रखिए ना।
गाड़ी की चेक होती है, बिल्कुल गाड़ी को चेक किया जाएगा ना कि कहीं आपके पास नोट वोट तो नहीं भरे हुए गाड़ी में। बिल्कुल, पहले 21 वर्ष थी, ये पहले लिख चुके अपन, 61वें संशोधन के द्वारा इसे कितना कर दिया गया, 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। एक बार लिख लो, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं, बिल्कुल ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। 103 और 192 में क्या है मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अपराध से पहले क्या लिखा है, अवैध भ्रष्ट, भ्रष्ट आचरण का दोषी व्यक्ति है ना, भ्रष्टाचारी जो है जेल में डाल दिया। अपराध, अवैध या भ्रष्ट या नैतिक आचरण का दोषी व्यक्ति है, उनको मतदान से वंचित किया जा सकता है। 3 नंबर पेज एक बार वापस से समझाना। 3 नंबर पेज क्या था देखिए। अब भैया 3 नंबर पेज कौन सा था, मुझे पता नहीं है 3 नंबर कौन सा था। आरएस में कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष। आचरण, आचरण, आचरण का मतलब नैतिक आचरण का दोषी व्यक्ति है, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर या जेल में डाल दिए व्यक्ति, उनको मतदान से वंचित किया जा सकता है। एनआरआई बिल्कुल डाल सकते हैं वोट, उन्हें डाक से मत देने का परमिशन दिया गया है। विदेश में बैठे भारतीय व्यक्ति को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया है। ये सारे अपन पढ़ेंगे चुनाव सुधारों में। सिक्स्थ बिंदु वापस से, हाँ बट छठा बिंदु बता रहा हूं, एक बार इसको लिखिए, एक बार इसको लिखिए, छठा बिंदु मैं बता रहा हूं, है ना। यहां तक नोट कर लिया सभी ने। यहां तक नोट कर लिया ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यों को लेकर। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु के नागरिक को वयस्क मताधिकार नहीं, भी जेल में बंद व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एक अंतिम बात, 8वां कार्य लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा ना। 8वां कार्य लिखिए, अनुच्छेद 325 में प्रावधान है कि धर्म, मूल वंश, जाति व वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी भी नागरिक, किसी भी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को मतदान से क्या नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता। मन तो करता है एक ही नेताओं को वोट नहीं दे, लेकिन क्या करे भाई, लोकतंत्र के महापर्व में वोट देने का मन नहीं करे तो नोटा दबाइए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। इसीलिए तो नोटा अपन बात करेंगे। नोटा की शुरुआत कब से हुई, क्यों, ये 4 शब्द लिखे मैंने इसमें, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर किसी भी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश कालीन भारत में आपने देखा था बिल्कुल ये 325 में कि पहले मत देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों के पास था जो टैक्स देते थे, जिनके पास संपत्ति थी और या जो पढ़े लिखे थे। महिलाओं को तो 1919 के अधिनियम में पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन अब जिनकी आयु 18 वर्ष है उन सबको मतदान का अधिकार है, भले अमीर हैं, गरीब हैं, जाति, धर्म, मूलवंश, कोई भेदभाव नहीं है। और सबका मत का मूल्य भी क्या है, एक है। अमीर गरीब के आधार पर या किसी भी आधार पर मत मूल्य में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। फिर मैं आपको वो बता रहा हूं, अनुच्छेद 102 और 103, 191 और 192। आरएस के लिए उम्र बता दी ना मेरे भाई, 21 वर्ष ही है ना।
नोट कर लिया सभी ने। सरपंच के चुनाव के लिए, सरपंच के चुनाव के लिए भाई बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट, राजनेता स्वयं वोट देगा क्या? बिल्कुल दे सकता है राजनेता वोट। नोट कर लिया सभी ने। अब सुनिए, दो अनुच्छेद लिखे थे मैंने, उसको थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। एक तो मैंने लिखा था 102, इनके सामने मैं लिख रहा हूं 191। यहां पर मैं लिख रहा हूं 103, इनके सामने लिख रहा हूं 192। इसमें दिया गया है निर्भरताओं का आधार। पहले बताया हो मैंने, निर्भरताओं का मतलब होता है अयोग्यता। लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, केवल बता रहा हूं, लिखना नहीं है ना। और इसमें तो अयोग्यता का क्या दिया गया है? आधार। और इसमें दिया गया है अयोग्यता का निर्धारण। निर्धारण कौन करेगा? तो अनुच्छेद 103 में तो लिखा है कि निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके संबंध में? संसद के सदस्य, कोई भी लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य है, संसद के सदस्यों का। और 192 में लिखा है कि निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल, लेकिन विधानमंडल के सदस्यों के लिए, विधानमंडल के सदस्यों के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। किन की परामर्श से करेंगे? तो ये दोनों ही किन की परामर्श से करेंगे? तो ये परामर्श किन से लेंगे? ये मैंने आपको लिखवाया है। परामर्श लेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। किन से परामर्श लेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। कि भी कोई भी सांसद है या कोई भी विधायक है, वो यदि पागल हो जाए, कि पागल व्यक्ति कोई सांसद होगा क्या? नहीं। वो यदि दिवालिया हो जाए, इसमें आधार दिए गए हैं, दिवालिया हो जाए, वो यदि भारत का नागरिक ही न रहे, भारत का नागरिक न रहे, और या फिर वो जो है ये आपके कह सकते हैं कोई भी लाभ का पद, लिखना नहीं है, लाभ का पद धारण करना, ये पहले आपके लिखे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन किन की परामर्श से करेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। बताइए भाई, अब ये बात समझ में आई कि नहीं है तुम्हारे? अभी जो मैंने ये लिखा है, ये बात समझ में आई कि नहीं है? लिखना नहीं है, केवल बता रहा हूं। ये बात मैंने पहले लिखवाई हुई आपके रजिस्टर में। और अभी जो साथी नए जुड़े हैं, अभी जो साथी होली के समय नए जुड़े हैं, उनको भी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हमने पहले के क्लास में लिख लिया है। आप जब पुरानी क्लासें वापस से लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बातें वहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी जो पहले से लिख चुके हैं उनको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख लिया यहां तक सभी ने? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना? समझ गए ना दोनों? फटाफट से बताइए मुझे। हाँ, अब समझ में आ गया। हाँ, पहले लिखा हुआ है, अब आज होली गई है ना, कई दिन है ना, वो पढ़ाई नहीं हुई, इस वजह से तुम भूल गए होंगे बहुत सारे, है ना। लेकिन अब तो समझ आ गई सारी बात। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए, समझ में आ गई ना? थर्ड जेंडर को वोट का अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल वोट का अधिकार थर्ड जेंडर को भी है। चलिए, यहां तक हो गया सभी का। आईएएस ऑफिसर काम कर सकते हैं, बिल्कुल आईएएस ऑफिसर काम आचार संहिता के समय कर सकते हैं, लेकिन वो अब सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वो इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में रहकर क्या करेंगे? काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आया है तो बस हो जाएगा ना। और भाई कैसी होली कैसे रही आपकी? फटाफट से वो भी बता दीजिए। थर्ड जेंडर का अर्थ क्या है? क्या रे, थर्ड जेंडर कुछ ही नहीं है, तुम है ना वो। मत मूल्य पूछा, बिल्कुल मत मूल्य मैंने लिखवाया है
कि राष्ट्रपति के चुनाव बताओ भी, ऑनलाइन जो पहले पढ़ चुके हैं, मत मूल्य लिखवा है ना मैंने, मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है। और इस बार राजस्थान की विधानसभा में मत मूल्य 129, इसी एग्जाम में पूछा था, आरएस के एग्जाम में। और कुछ पढ़ना चाहिए, और तब पढ़ना चाहिए जब ये याद हो जाए, ठीक है, और तभी पढ़ना चाहिए जब ये पढ़ा है ना, ये आपको याद हो जाए, तब और पढ़ सकते हैं, नहीं तो और नहीं पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। पहले इसको याद करना है, फिर तुम और पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ये याद होना जरूरी है मेरे भाई। ये याद नहीं हुआ तो और का क्या करोगे, पहले ये तो पढ़ लो। मारवाड़ी में कहावत है कि मां तो है कोनी मोसिन रोए, जो लिखा हुआ है वो तो याद हो ही नहीं रहा है, और अलग से कौन सी किताबें खरीदनी है, क्या करना है, अरे वो तब करना है जब पहले याद हो जाए। इनमें से तुम्हें कितना याद है उसको लेकर पढ़िएगा ना, चलिएगा। अब निर्वाचन आयोग को लेकर और क्या क्या ध्यान रखना, देखिए लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू लिखिए। निर्वाचन, भारत में निर्वाचन में सुधार की आवश्यकता, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां अभी भी सुधार की आवश्यकता है, बताइए मुझे फटाफट से। ऐसे कौन से मामले हैं जहां वर्तमान में भी सुधार करने की आवश्यकता है। नंबर 1 लिख सकते हैं, ईवीएम पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह। हालांकि इसको लेकर प्रयास किए इलेक्शन कमीशन ने, ईवीएम पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह, ईवीएम पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, धन बल वो बाहुबल का प्रयोग, चुनाव में धन बल वो बाहुबल का प्रयोग, चुनाव में धन बल वो बाहुबल का प्रयोग, चुनाव में धन बल एवं किसका प्रयोग है, बाहुबल का प्रयोग। महिला भागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की कमी, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी। अगला ध्यान रख सकते हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता। चुनाव के समय देखा होगा, जातिवाद हावी हो जाती है, सांप्रदायिकता हावी हो जाती है। ये मुख्य रूप से ये बिंदु ध्यान रखें। ईवीएम पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह, चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग, चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी, जातिवाद और सांप्रदायिकता, जातिवाद और सांप्रदायिकता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अभी भी चुनाव सुधार की क्या है, आवश्यकता है। जिसमें अभी भी चुनाव सुधार की क्या है, आवश्यकता है। चार बिंदु मुख्य रूप से लिखेगा, फिर अपन चुनाव सुधारों को लेकर क्या क्या प्रयास हुए हैं उसको लेकर बात करेंगे। ईवीएम को लेकर कब शुरुआत हुई, वीवीपीएटी क्या है, नोटा क्या है, ये सारी बात आज के इस सेशन में हम करने वाले। ईवीएम के बारे में बताना, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। ईवीएम को लेकर भी बात करेंगे, पहले इसको नोट करिए आप। नोट कर लिया यहां तक सभी ने। चलिए अब अपन बात करते हैं चुनाव सुधार क्या क्या हुए। लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए चुनाव सुधार, क्या क्या चुनाव सुधार हुए हैं उसको लेकर बात करते हैं। और आपकी इच्छा है तो पहले बात ही किसको लेकर कर लेते हैं, ईवीएम की लेकर।
ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम तो सभी को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की शुरुआत कहां से होती है? देखिए शुरुआत कौन से राज्य से? केरल राज्य से। उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में। दूसरी बात, प्रथम राज्य गोवा, गोवा है जहां विधानसभा चुनाव किससे करवाए गए? ईवीएम से। अगला ध्यान रखना है, 14वीं लोकसभा और राजस्थान में 12वीं विधानसभा, राजस्थान में 12वीं विधानसभा के चुनाव। 14वीं लोकसभा का वर्ष आप लिख सकते हैं 2014, 2004 है ना, 14वीं लोकसभा 2004, और 12वीं विधानसभा का वर्ष आप लिख सकते हैं 2003। 12वीं विधानसभा के चुनाव ईवीएम से हुई, चुनाव ईवीएम से करवाए गए, ईवीएम से करवाए गए। एक तो ईवीएम का लेकर ये ध्यान रखो, ईवीएम की शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है? केरल राज्य के विधानसभा के उपचुनाव में सबसे पहले ईवीएम से वोट होता है। उसके बाद प्रथम राज्य जहां ईवीएम का प्रयोग हुआ पूरे विधानसभा के चुनाव में वो हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ? 14वीं लोकसभा। और राजस्थान में कौन सी विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? वो आपको ध्यान रखना है 2003 में। विधानसभा कौन सी? 12वीं विधानसभा। अभी कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 16वीं विधानसभा। अभी जो 2023 से 2028 तक 16वीं विधानसभा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ईवीएम को लेकर अच्छा प्रश्न। अभी ईवीएम के साथ में एक मशीन और जोड़ी गई है जिसका पूरा नाम क्या है? वीवीपीएटी। क्या नाम है? वीवीपीएटी। और वीवीपीएटी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वीवीपीएटी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है वोटर वेरीफाइड। क्या नाम ध्यान रखेंगे? वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव का मतलब बीच में कोई सीट रिक्त हो जाए ना, तो बीच में सीट रिक्त हो जाने पर जो है उस एक सीट पर चुनाव करवाए जाते हैं, उसको लेकर। वीवीपीएटी का पूरा नाम आपने देखा होगा अपने ईवीएम मशीन के पास एक और मशीन देखी होगी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका प्रयोग कहां से होता है? सर्वप्रथम प्रयोग 2013 से नागालैंड में। 2013 से कहां से होता है? नागालैंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उपचुनाव क्या होता है? बीच में कोई सीट रिक्त हो जाए, उस एक सीट पर। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य का कंसेप्ट समझ में नहीं आया भाई। लोकसभा और राज्यसभा तो कब का हो गया, अभी तुम्हें कैसे समझ में नहीं आया? सदस्यों की संख्या को लेकर जो मैंने लिखा वो याद करना है। समझ में तो क्या आसान आना है, उसमें लिखा हुआ है उसको याद करना है। बिल्कुल चुनावी बॉन्ड की भी बात करेंगे। नोट हो गया। इसके साथ में एक और बटन है नोटा, उसको भी मैं ईवीएम के साथ ही लिख रहा हूं। एक अलग से बटन है चुनाव सुधारों को लेकर, नोटा। नाम सुना होगा आपने नोटा का, नोटा। उसको लेकर भी लिख सकते हैं, नोटा का प्रयोग
देखो सबसे लास्ट का जो बटन होता है नोटा है ना, 2013 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका क्या किया गया, प्रयोग। और 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या होता है, प्रयोग। ये आपके तीनों मैंने क्लियर कर दिए हैं। नोटा भी हो चुका है, ईवीएम भी हो चुका है, और वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। नागालैंड के कौन से जिले से इसका प्रयोग हुआ है भैया, नागालैंड के कौन से जिले से प्रयोग का क्या मतलब हुआ, वोटर वेरीफाइड। सर्वप्रथम वीवीपीएटी का प्रयोग नागालैंड के कौन से जिले से हुआ, नोक्सर जिला था नागालैंड का, नोक्सर। स्वीप कार्यक्रम है एक, इसको लेकर बात करेंगे, स्वीप लेकर बिल्कुल लिखने के लिए मैं समय दे रहा हूं। नागालैंड के कौन से, नोक्सर, नागालैंड के कौन से जिले से हुआ है, नोक्सर जिला, नोक्सर जिला नागालैंड का। इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल में जाके, और तुम तो नागालैंड याद कर लो बस। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबो, जो भी उपयुक्त उम्मीदवार हैं इनमें से एक भी मेरे पसंद का नहीं है, इसलिए मैं वोट तो दूंगा लेकिन नोटा को देखो। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, बिल्कुल बात करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड की, पहले इसको लिखिएगा आप। ईवीएम को लेकर क्या क्या प्रयास हुए और ईवीएम क्या, इसको लेकर। नोटा का पूरा नाम बता दिया ना भैया, नन ऑफ द एबो। यहां पर लिखूं, अरे लिखूं क्या, नन ऑफ, ये हो गया नोटा का पूरा नाम, नन ऑफ द, उपरोक्त में से कोई भी मेरे पसंद का नहीं। इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या, उसको लेकर बात करेंगे अपन, है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने प्रकार के थे, और अभी अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर तो खूब सारी बात आपने सुनी भी होगी। ईवीएम से पहले चुनाव बैलेट पेपर पे होते थे ना, बैलेट पेपर देखा होगा, मतदान की एक पर्ची आती थी, उस पर्ची पर एक मोहर लगानी होती थी और उसके बाद वोट डाले जाते थे। बैलेट पेपर पे होते थे, किस पे होते थे, बैलेट पेपर देखा होगा आपने। वीवीपीएटी क्या है, तुम इस बार वोट डालने जाओगे ना तो तुम्हारे पास में एक मशीन ईवीएम होगी जिसमें तुम बटन दबाओगे, और उसी मशीन के पास जो है आपने देखा होगा कि एक और मशीन होती है जिसमें आपने वोट दिया, वो सही गया है कि नहीं गया, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कॉलेज में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कॉलेज में होते हैं उसी टाइप से। ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा तीनों क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल उसका फोटो भी आता है कि आपने किसको वोट दिया है। बैलेट पेपर सही था, ईवीएम, देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, ईवीएम सही है, लेकिन ईवीएम में जैसे ही प्रश्न चिन्ह लगे लोगों ने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, और विशेषकर कांग्रेस ने कहा था कि हम वोट भले किसी को डलवाएं, वोट सारे बीजेपी को जा रहे, तो इसके लिए उनके साथ एक मशीन जोड़ी गई, वीवीपीएटी। जैसे ही आप वोट देंगे उस मशीन से आप देख सकते हैं कि आपने सही वोट दिया है या
नहीं दिया। मैं अभी आपको दिखा देता हूं ईवीएम, वीवीपीएटी और नोटा तीनों को लेकर। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं ईवीएम क्या है, वीवीपीएटी क्या है। देखा होगा आपने, वोट तो दिए होगा। अगर ज्यादा नोटा का प्रयोग हो जाए तो कुछ ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। अभी तक केवल नोटा ही ज्यादा प्रयोग हो जाए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वोट कैसे दिया जाता है, अरे मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, है ना भाई मेरे, वोट कैसे दिया जाता है ये नहीं पता आपको, है ना। वीवीपीएटी क्या काम है अभी बता रहा हूं, अभी अभी एक सेकेंड रुको, है ना। ये मशीन दिख रही है तुम्हें, ये दिख रही है ना मशीन। देखिए ये तो है आपकी ईवीएम मशीन। इस ईवीएम मशीन को यूं घुमा के रखेंगे ना, तो ये सबसे लास्ट का जो बटन होता है, उस लास्ट के बटन को अपन नोटा बोलते हैं। ये लास्ट का बटन, पहले ये जितने भी कैंडिडेट होते हैं इनके सामने ये बटन होता है, आपको एक बटन दबा के वापस आना है। ठीक है, यहां बटन दबाया, यहां लाइट जलेगी। इसका एक तार जो है वो इसमें जोड़ा जाता है, इसका नाम है वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसका नाम, इसका चुनाव चिन्ह, आप इसमें भी देखेंगे, इसमें एक रील की तरह यूं घूमती रहेगी पर्ची। इस रील की तरह एक पर्ची घूमती रहेगी, जिस पर्ची पे आप देख पाएंगे कि वीवीपीएटी में जो आपने ईवीएम पे बटन दबाया है वो सही गया है तो नहीं गया। इसको जब आप देखेंगे तो इस पर्ची में देखने से आपको लग जाएगा कि हां मैंने जो वोट दिया है वो सही गया है। अब कांग्रेस क्या कह रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि अब इसी पर्ची को जो अंदर घुमा रहे हैं ना, इस पर्ची को मतदाता के हाथ में दे दो। इस पर्ची को मतदाता के हाथ में दे दो, और वो हाथ में देख के देखेगा कि भाई आपने जो वोट दिया है वो सही दिया है या नहीं किया। उसको देखने के बाद जो है वो पर्ची एक साइड में एक बॉक्स बना दो, और जाते वक्त वो पर्ची इस बॉक्स में डाल देगा कि बाद में जब कभी हमें लगेगा कि चुनाव में मतगणना हो रही है और हमें देखना है कि ईवीएम पे कितने वोट पड़े हैं किसी कैंडिडेट के 100, तो इस पर्ची को भी हम काउंट करेंगे, इसमें भी 100 है, तब हमारा भरोसा हो जाएगा कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जाएगा। बस इसी पारदर्शिता को लेकर ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया। दोनों अलग अलग है ना मेरे भाई, दोनों एक साथ थोड़ी है। ये नागालैंड है, ये छत्तीसगढ़ है। ये वीवीपीएटी का प्रयोग है, ये नोटा का प्रयोग है। बिल्कुल मैंने वोट दिया था उस समय हाथ का चिन्ह इस वीवीपीएटी मशीन में आया था, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये इस प्रकार की, अभी आप वोट देने जाएंगे सभी, है ना, 18 साल की उम्र होए तब आप वोट डाल सकते हैं। भाई इनका कहना है कि हमारा भरोसा तब होगा कि जब हमने जो वोट दिया है वो पर्ची एक बार हमें हाथ में मिल जाए, फिर ईवीएम में कितने वोट आए हैं और उस बॉक्स में कितना आए हैं उसको लेकर हम उसको देख सकेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बताइए यहां तक क्लियर है? वीवीपीएटी क्लियर हुआ ना? ईवीएम वीवीपीएटी, ईवीएम से पहले वोट कैसे होते थे वो भी मैं बता देता हूं आपको। बैलेट पेपर होता था पहले,
बैलेट पेपर कैसा होता है वो भी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं ना। आज ईवीएम क्लियर हो, अरे क्लास रुकी नहीं, मैं यही हूं, आपको बैलेट पेपर दिखाने के लिए जाया ना। अभी और क्या क्या देखना, इलेक्शन कमीशन को लेकर एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ईवीएम को लेकर देख लिया आपने, ईवीएम कैसी होती है, वीवीपीएटी को देख लिया आपने, नोटा को देख लिया आपने। अब थोड़ा सा बैलेट पेपर कैसा होता है उसको देखकर दिखाते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर आपने देखा ही नहीं होगा। ये इस टाइप का बैलेट पेपर है, देखा, ये बैलेट पेपर इस टाइप का है ना, और इसमें यहां आपके नाम होता है, ठीक है, उनके सामने जो है ये आपका चुनाव चिन्ह होता है, और इनके सामने या तो मोहर लगानी होती है इस टाइप की, यूं ठप्पा लगाया जाता है, और इस बैलेट पेपर को यूं फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ठप्पा चिपकेगा तो भी यही, और उसके बाद में फिर ये, इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना, इसको ऐसे फोल्ड करना, पहले से फोल्ड करके आपको दिया जाएगा, और इसमें आपको या तो अंगूठा लगाना होता है। अब अंगूठा नहीं, इंडिया में अंगूठा नहीं लगाया जाता है, ये बाहर का बैलेट पेपर है, और भारत में जो अंगूठा नहीं, अंगूठे की बजाय ये किस टाइप की मोहर होती है लकड़ी की, जो यहां रखी रहेगी, उसको कलर करना है, कलर करने के बाद इस पे लगाना है, इस बॉक्स के भीतर लगाना है। यहां पहले क्या होता था, जैसे इस पे वोट होता था ना, तो कई बार बैलेट पेपर पे वोट नहीं छपक के, जैसे महिलाएं वगैरह या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका हाथ थोड़ा हिलता तो वो डालना तो यहां था, और उनका वो मोहर यहां डल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इसलिए इसे कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके अब जो है वो बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्या किया गया, शुरुआत की गई। तो इस टाइप का बैलेट पेपर होता है, छात्र संघ वगैरह के चुनाव में आज भी इसी प्रकार के बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें काउंटिंग में बहुत अधिक समय लग जाता है, हेडिंग चेंज हो जाएगी, है ना। स्वीप कार्यक्रम क्या होता है उसको लेकर थोड़ा सा बता देता हूं। एक अंतिम बिंदु लिखिए आज का, स्वीप कार्य, कॉलेज में ऐसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है स्वीप कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम 2009 से शुरुआत। इसका उद्देश्य क्या होता है, मतदाता जागरूकता बढ़ाना। स्वीप कार्यक्रम। एक है पिंक बूथ, ये सारे बिंदु आपको लिखने हैं। पिंक बूथ, पिंक बूथ का मतलब क्या होता है कि सबके सब मतदान कर्मी महिला होगी। 2015 से बिहार से शुरुआत, सभी मतदान कर्मी, मतदान कर्मी कौन होगी, महिला, सभी मतदान कर्मी महिला होगी। उसे अपन किस नाम से जानते हैं, पिंक बूथ। तो 2015 पिंक बूथ की शुरुआत 2015 कहां से होती है, बिहार से। बिल्कुल वीवीपीएटी का थर्ड संस्करण है, बिल्कुल थर्ड संस्करण है वीवीपीएटी का। गिनने इस समय कोई खा जाता नहीं, ऐसे कैसे खाया जाएगा, आजकल तो पूरा का पूरा आपका रहेगा ना, उस पे सीसीटीवी की निगरानी में होता है सारा का सारा। तुम्हारे जैसे नहीं है खा जाएंगे, कैसा दिमाग लगाया तुमने ना, खा जाए तो। वीवीपीएटी का M2 M3 संस्करण काम में लिया जाता है, M2 M3 नोट कर लिया। ये आपको दिखा रहा हूं पिंक बूथ इस टाइप का। ये पिंक बूथ का मतलब होता है महिला जागरूकता को बढ़ाना। यहां पर 100% जो मतदान कर्मी होगी, जो चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टी आई है, जो टीम है, उसमें सब के सब कौन है, महिला है। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पिंक बूथ के नाम से जाना जाता है। महिला मतदान कर्मी, महिला मतदान कर्मी का मतलब होता है आप जब वोट डालने जाएंगे ना, वहां मतदान करवाने के लिए जो टीम आई है ना, वो मतदान करवाने की जो टीम आई है, उस टीम में 100% सभी के सभी कौन है, महिला है। तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं,
पिंक बूथ के नाम से जानते हैं। चुनाव करवा के समझ में आएगा। हाँ भाई, इतना मैंने बता दिया। अब इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप खुद मत का प्रयोग करें और आगे की जानकारी वहीं से प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्या व्यवस्था उसको लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है उसको लेकर अपन बात करेंगे कल के सेशन में। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और इलेक्शन कमीशन को लेकर अभी भी कल राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, कौन से क्षेत्रीय दल हैं, उसको लेकर अपन बात करेंगे लेकिन कल की क्लास में। तब तक मस्त रहिए। थैंक यू।